यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ एंड इजी लर्निंग। हम लोग कर रहे थे कक्षा 10 मतलब क्लास 10 सिविक्स के MCQs, सॉरी क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। MCQs मैं इंग्लिश मीडियम में करवा रहा हूँ। मैं इधर चैप्टर पढ़ाकर उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहा हूँ, करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो लोकतांत्रिक राजनीति 2 जिसे भाग 2 कहते हैं, कक्षा 10 का अध्याय 2, चैप्टर का नाम है संघवाद, इंग्लिश में हुआ फेडरलिज्म। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग कर रहे थे। पहले मैंने आधा करा दिया था, आज मैं आधा करा दूं, मतलब क्वेश्चन आंसर के भाग 2 है। ठीक है, इसके सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं मैं। फिलहाल एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि पहले मैं हिंदी मीडियम से स्टार्ट कर रहा हूं। रीज़न है कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी उनका 10th बोर्ड आने वाला है, तो उन लोगों के कहने पर उन लोगों का मांग था सर पहले हिंदी वाले करवा दीजिए, बाद में आप इंग्लिश वाले भी करवा सकते हैं। और एक मेन पॉइंट यहाँ है कि जो प्राइवेट स्कूल्स वाले वो लोग तो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं सही तरीके से, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल वाले कैंडिडेट हैं उनको नहीं मिल पा रहे। इसलिए मैंने सोचा जो भी मुझसे होगा मैं उन तक ये लाभ उनको पहुंचा सकूं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलूंगा मैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं क्लासेस लो आपको नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। शेयर करने क्यों बोल रहा हूं? ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो गरीब हैं, जो उनके पास ये शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है ना, ताकि उन लोग को भी फायदा मिले इसका, है ना। मैं जो भी कर रहा हूँ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। तो पहले पार्ट में मैंने 6 क्वेश्चन करा दिया था, राइट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 से करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। सेशन में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सब कुछ ठीक है, डन, ठीक है, सब ठीक है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं। भारत, क्वालिटी ठीक है ना, साइज भी ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक। कहता क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रक्रियाएं दी गई है, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। मतलब 3 सेंटेंस आपको दिया है, 3 कंडीशन दिया है, ठीक है। वो उसका तर्क आपको देना है और कौन सा सही है और उसका एग्जाम्पल भी दे के दिखाना है। तो पहला तर्क दिया गया, एक संगीता नाम की कोई लड़की है, उसका उसका कहना है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। दूसरा कहता है अरमान का कहना, अरमान नाम का कोई एक स्टूडेंट है, उसका कहना है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में हमें बांट दिया है। सबसे पहली बात बताइए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन क्या हमें बांट दिया है? हमने इस फेडरलिज्म में पढ़ा है कि भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ, क्या उससे यूनिटी बढ़ा है या फिर और खराब हुआ है? क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा है उसे अच्छा हुआ और उसमें लोग मतलब अपने संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपनी भाषाओं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक व्यक्ति है गुजराती और वो भारतीय भी है, एक व्यक्ति है जो मराठी और भारतीय भी है, एक व्यक्ति है जो गुजराती और भारतीय भी है ना। तो इससे क्या होता है, ये यूनिटी बंध रहा बट नहीं रहा है। तो साफ साफ पता चल ये अरमान का सेंटेंस गलत है। क्लियर यहां तक? मैंने आधा ही पढ़ा तो पूरा मैं पढ़ देता हूँ यदि आप बोलिए तो। इसके आगे कहता है हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे क्या कहता है देखते हैं। 7 का ही तीसरा पाठ है, कहता है हरीश, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया। नहीं, ऐसा कोई वाक्य हमने नहीं पढ़ा है कि अंग्रेजी ने उसका प्रभुत्व को इफेक्ट किया है, नहीं किया है, कम कर दिया है, या फिर इस भाषा का ज़्यादा प्रभाव है, हिंदी का ज़्यादा प्रभाव है, बंगला का ज़्यादा प्रभाव, या अंग्रेजी का प्रभुत्व या थोपने का काम किया, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। या मजबूत करने का भार कम कर दिया, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑब्वियस है, इसका आंसर जा रहा है जो ऊपर का सेंटेंस दिया हुआ था संगीता का। उसने कहा था, उसने क्या कहा था? प्रमुख भाषाओं को समाहित, ओहो यस, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। यस, इसका सही है, राइट। आगे देखते हैं इसका क्या कहता है आंसर। कहता है उत्तर में संगीता द्वारा उल्लिखित आवास की नीति का
भारत में अपनाई जाने वाली भाषा नीति का एक सही प्रक्रिया है। इस नीति के कारण भारत विभिन्न भाषाओं वाले राज्यों के साथ एकता में खड़ा है। अगर भारत आवास की नीति का पालन नहीं करता तो कई राज्य देश से अलग होने का प्रस्ताव रख सकते थे। ठीक है, इसका आंसर क्लियर है, मतलब 7 का 1 जाता, संगीता का राइट है। आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं फटाफट, हम लोग आज चेक करते हैं। कहता है संघीय सरकार की एक विशेषता है, मतलब संघीय सरकार की कुछ एक एडवांटेज दिया हुआ है, फीचर्स है, क्या है देखते हैं। पहला कहता है राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। दूसरा कहता है अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाती है। तीसरा कहता है निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है क्या? खुद सोचिए, ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं, तो सी कैंसिल जा रहा है। ठीक है, आगे फर्स्ट वाला भी देखिए कि राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। तो क्या राज्य सरकार क्या है, प्रांत सरकार क्या है? ऐसा नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से हमने पढ़ा था कि मतलब पंचायती राज जब 1992 से आया था तो उसका एक अलग रूल था, उसके लिए अलग उसके टेन्यूर बढ़ गए थे। टेन्यूर मतलब उसके 5 वर्ष में चुनाव होने हैं ना। एनीवे लास्ट ऑप्शन कहता है सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बंट जाती है। ये परफेक्ट लग रहा है पढ़ने में, समझने में भी कि हाँ, जो सरकार की भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, भारत के संदर्भ में देखे तो सरकार की नीति शासन के विभिन्न स्तरों में बंट जाती है। हाँ, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर, मतलब पंचायती स्तर पर। तो इसका आंसर डी सही जा रहा है, तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। मतलब जो लिस्ट हमने पढ़ा था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, हिंदी में कहेंगे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसके कुछ उदाहरण दिए हुए, विषय दिए हुए हैं, उसके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें। तो कौन किस सूची में आएगा उसे सेलेक्ट करना है हमें। तो मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है आपके सामने। कहता है संघ सूची में आएगा रक्षा, संचार और बैंकिंग। राज्य सूची में आएगा पुलिस, कृषि, व्यापार। और समवर्ती सूची में आती हैं शिक्षा, वन और शादियां। क्लियर, यहाँ तक आप मिला लीजिएगा। ज़्यादा मतलब इस पर डाइट इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यदि डीपली जाना है तो मैं कराऊंगा। ये वीडियो हर लोगों के लिए है, जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं क्या कहता है। 10 कहता है नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। मतलब सरकार का स्तर दिया उनके अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है सही जोड़े का। ठीक है, देखते हैं कौन क्या जाता है। राज्य सरकार के पास कौन सा जाएगा, केंद्र सरकार के पास कौन जाएगा, केंद्र और राज्य के पास क्या जाएगा और स्थानीय सरकार के पास क्या जाएगा। 1 मिनट, सही इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। सॉरी, हमें नहीं वाला चीज सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या जाएगा, राज्य सरकार के पास राज्य सूची ओके है, केंद्र के साथ संघीय सूची ये भी ओके है, और केंद्र और राज्य सरकार के समवर्ती सूची ये भी सही है। तो एक ही बचता हमारे पास ऑप्शन डी, स्थानीय सरकार को अपशिष्ट अधिकार दिया। ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। अपशिष्ट अधिकार राज्य स्तर पर यदि देखा जाए तो अमेरिका जैसे देश में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा 10 का ऑप्शन डी, स्थानीय सरकार अपशिष्ट सकते हैं। ये मैच गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। हाँ, मैंने यहाँ भी लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग आपको दिया है, मैच करना है, सुमेलित करवाना है। ठीक है, भारतीय संघ में क्या जाएगा, राज्य संघ में क्या जाएगा, नगर निगम में और ग्राम पंचायत में। जल्दी जल्दी करेगा। मैंने इसका आंसर नहीं दिया है, मैं चेक कर रहा हूँ कि आपने कहाँ तक स्टडी किया है। वीडियो पॉज करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी मैच कराइएगा। देखिए, संघ सूची में क्या जाएगा, तो प्रधानमंत्री ही जाएगा। ठीक है, तो 1 का 1 जाएगा। राज्य में क्या जाएगा, राज्य में राज्यपाल जाते हैं, मतलब सी जाएगा।
नगर निगम में क्या जाएगा, तो नगर निगम में जाएगा, नगर निगम में जाएगा डी जाएगा मतलब मेयर, और ग्राम पंचायत में सरपंच जाएगा मतलब ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक? ए बी सी डी मतलब एक का ए, दो का सी, तीन का डी, चार का बी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का भी मैंने आंसर नहीं दिया है, आपको चेक करना है कि आपने क्या, खुद को एनालाइज करना है कि मैंने कहाँ तक स्टडी किया, कहाँ तक टर्म को समझा है। तो क्वेश्चन 12 क्या कहता है देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से सही और गलत बनाए। तो सही का ही सेलेक्ट कर लेंगे तो गलत क्लियर एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर गलत को पकड़ेंगे तो सही एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम सही की ओर चलते हैं, सत्य को पकड़ते हैं। ठीक है, कहता है, क्या कहता है, 4 सेंटेंस से देखते हैं। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। हाँ, यहाँ तक तो ओके है, ये सेंटेंस ठीक जा रहा है। 1 मिनट में ज़्यादा गंदा कर देता हूँ, राइट। हाँ, कोई बात नहीं। बी चाहता है, ऑप्शन बी क्या कहता है, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। ये परफेक्ट सेंटेंस मुझे लग रहा है। तो अभी देखते हैं सी और डी और ए तीनों बाकी, लेकिन बी ओके मेरी तरफ से। सी कहता है श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा है, तो ऑप्शन सी कैंसिल करेंगे। डी क्या कहता है, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्य कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। क्या भारत संघीय व्यवस्था नहीं रही? हमने स्थानीय स्तर पर सरकारों को, स्थानीय स्तर के जो शासन व्यवस्था उसे कुछ अधिकार दें, तो यह संघीय व्यवस्था यहाँ पर डिमोलाइज हो गई, मतलब वो गिर गई, है ना, डिस्ट्रॉय हो गई। सॉरी, डिमोलाइज ने डिस्ट्रॉय नहीं, ऐसा कोई बात हमने पढ़ा नहीं है। तो ए और बी मुझे सही लग रहा है, तो इसका आंसर ए और बी मैं लगाऊंगा। तो आप भी ऑप्शन ए एंड बी के साथ, 1 मिनट होल्ड होल्ड होल्ड, ए को मैं मुझे चेक करने दीजिए। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों का अधिकार स्पष्ट रूप से तय है। संघीय व्यवस्था में स्पष्ट रूप से तय नहीं है, कुछ कुछ विषय ऐसे रहते हैं नहीं, तो इसका आंसर बी तो जाएगा। और श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि वहां संघ, यस, बी और सी इसका राइट आंसर होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे विषय आते हैं जो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ था सॉफ्टवेयर के बारे में, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसे कोई विषय नहीं जोड़े गए थे, लेकिन इस पर केंद्र सरकार का अधिकार आता है, तो राज्य उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो उस आधार पर ऑप्शन बी और सी सही जाएगा, ए और डी गलत है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज खत्म होता है ये सेशन, मतलब चैप्टर 2 फिनिश होता है। मैं चैप्टर 3 लेकर आऊँगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए, फिर मिलता हूँ मैं। बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए, और घर पर रहिएगा। फेस्टिवल का टाइम है, भीड़ भड़ाके में नहीं जाएं, कोरोना का वक्त है, क्या पता कल होकर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। याद से सब्सक्राइब करेगा उन लोगों के लिए जिनको इसकी बहुत 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 ज़रूरत है। ठीक है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव देगा, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन, टीजीटी, पीजीटी और जो एनटीए नेट होती है उन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।